Alright, so with this, we are starting हमारा corporate laws का subject. So the subject is there in BCom honors as well as BCom program या और भी कोई courses में अगर ये subject है corporate law, company law, तो obviously उसके लिए ये applicable होगा video lectures. So शुरू करते हैं. देखो सबसे पहला जो आपका चैप्टर इसमें आता है दैट इज़ रिगार्डिंग द मीनिंग एंड नेचर ऑफ कंपनी. है ना कि आप एक कंपनी जो कंपनी लॉ पढ़ रहे हो तो पहले आप कंपनी के बारे में जानोगे, उसके बाद हम उसके प्रोविजंस वगैरह जो उससे रिलेटेड होंगे वो जानेंगे. तो सबसे पहले कंपनी के बारे में देखते हैं. देखो पहला क्वेश्चन, तो दिस सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन वाइज की ठीक है, हर चैप्टर में लाइक 10-11 क्वेश्चंस, 10-15 या जितने भी बनेंगे वो क्वेश्चंस मैं कवर करवा दूंगा, उनमें से ही एक दो जो हैं आपके पेपर में आ जाएंगे. सिंपल. तो देखते हैं. आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज आई कैन, बट अगेन आई विल कीप इन माइंड जो आपका पेपर है उसके हिसाब से मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ. सो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड लेके चलते हैं कि हम चीज़ें टॉपिक जितनी हैं उतनी ज़्यादा कवर भी करेंगे ताकि कुछ छूट ना जाए. प्लस एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है वो मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है. ऑलराइट, शुरू करते हैं. देखो पहला क्वेश्चन बनता है आपका, डिफाइन अ कंपनी एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. बहुत सिंपल भाषा में देखो, एक तो कंपनी की डेफिनेशन जब आप बता रहे हो, किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आप बता रहे हो, आपको सेक्शंस जो हैं कंपनीज एक्ट के वो वाले डेफिनेशंस बतानी है जो कि सेक्शन में गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 के. ठीक है कि तो सेक्शन वाली डेफिनेशन जब आप बता रहे हो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में है ये कंपनीज एक्ट 2013 के, क्या कि कंपनी इज़ एन एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, तो क्या है पहली चीज़, तो एसोसिएशन है या ग्रुप ऑफ पीपल भी आप बोल सकते हो, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ. मतलब हो सकता है कि वो कंपनीज एक्ट 2013 में ही रजिस्टर कराई गई हो, या हो सकता है वो पहले की हो जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं हुई है रजिस्टर, पहले हुई है रजिस्टर बट किसी और प्रीवियस लॉ जो कि एप्लीकेबल होगा उन लॉज में भी कई कंपनीज रजिस्टर हो रखी हैं, तो वो भी बेसिकली कंपनीज तो हैं ही, राइट. सो चाहे कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है, चाहे किसी और एक्ट के अंडर रजिस्टर हुई है, किसी और लॉ के अंडर रजिस्टर हुई है, वो भी चलेगा, बट कंपनी का मतलब एक एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पीपल जो कि रजिस्टर हुआ है, सीधी सी बात. ठीक है, बट इसके अलावा एक मेन डेफिनेशन जो आपने सेक्शन वाली के साथ लिखनी होती है वो ये होती है, इट्स एन ऑन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड एसोसिएशन. ठीक है, एक तो इसमें ये भी आ गया एसोसिएशन ऑफ पर्सन, रजिस्टर्ड भी आ गया. इनकॉर्पोरेट और रजिस्टर्ड दोनों का मतलब एक ही होता है. ठीक है, तो ये एसोसिएशन वाली बात तो आएगी, साथ ही साथ एक और बात आई, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जैसे ऊपर अभी पढ़ा लीगल पर्सन यानी वही कि इन द आइज ऑफ लॉ उसकी एग्जिस्टेंस है. हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी यानी कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो उसके कंपनी जिन लोगों से बनी है उन लोगों से अलग है. यानी कि अगर एक कंपनी में 4 लोग हैं तो वो 4 लोगों की एग्जिस्टेंस अलग है, कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है. तो कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल सक्सेशन, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे सारे फीचर्स क्या होते हैं ये. परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी एंड ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये सारे क्या है फीचर्स ऑफ कंपनी है जो कि अब हम आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट यही है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी. देखो सबसे पहला, जैसे जैसे हमने ये पीछे पढ़ा है इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड, तो पहला फीचर ये हो गया, दूसरा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी. तो ऐसे ही सारे फीचर्स हम एक एक करके पढ़ रहे हैं. ठीक है, देखो सबसे पहला आता है इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड, एक ही बात होती है एसोसिएशन. तो जैसे हमने बात करी कि कंपनी क्या है, एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि साथ में आते हैं कोई बिजनेस कैरी आउट करने के लिए. तो दूसरी बात हम यहाँ क्या बोल रहे हैं, इनकॉर्पोरेट है या रजिस्टर्ड है. तो अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये रजिस्टर्ड किसके अंडर होती है, कंपनीज एक्ट के अंडर होती है या कोई और प्रीवियस एक्ट भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड कौन बताता है, ये होता है COI, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. मतलब जब भी कंपनी रजिस्टर होती है उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ भाई तू रजिस्टर हो गई, वो सर्टिफिकेट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ठीक है, एक और बात इसमें होती है कि जैसे ही आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसका मतलब ये हो जाता है कि अब कंपनी जो है वो बॉर्न हो चुकी है, यानी कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. क्योंकि जैसे ही COI मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, तो वो मान लिया जाता है कि कंपनी का बर्थ हो चुका है और अब से कंपनी एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन जो है, जो जिसने जन्म लिया है वो आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है जिसकी. ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें ज़रूर आती है कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल तो जाता है, उसके बाद मान लिया जाता है कि कंपनी, ठीक है मान लिया कि वो सेपरेट लीगल हो चुकी है एग्जिस्टेंस उसकी और कंपनी का बर्थ हो चुका है, लेकिन ये कंक्लूसिव या फाइनल एविडेंस अभी भी नहीं है. मतलब अभी भी आप इसको चैलेंज कर सकते हो कि कोई बोले ना कि फ्रॉड तरीके से कंपनी रजिस्टर हुई है,
तो वो फिर कोर्ट में ले जा सकते हैं उसको कि इवन दो उसको COI मिल चुका है, फिर भी वो चैलेंज कर सकता है कि ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन गलत मिला है, इसको नहीं मिलना चाहिए था, किसी गलत तरीके से रजिस्टर हुई होगी वो। ठीक है, तो इसलिए पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब इट इज़ नो मोर द कंक्लूसिव एंड फाइनल एविडेंस ऑफ कि कंपनी प्रॉपर है और अच्छी तरीके से रजिस्टर हुई है। इट कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद एक और फीचर जो आता है वो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। देखो कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों बोलते हैं, पहले तो ये देखो आर्टिफिशियल क्यों बोला, आर्टिफिशियल इसलिए बोला क्योंकि इसका कोई सोल नहीं है, बॉडी नहीं है, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लाइक ह्यूमंस। दूसरी बात, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है, छू नहीं सकते हो। ठीक है, इसको जेल नहीं भेज सकते हो, मैरी नहीं कर सकता वो ऑब्वियसली, है ना, कैन नॉट टेक ओथ इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसलिए ये क्या है, आर्टिफिशियल है। लेकिन लीगल पर्सन क्यों बोला फिर भी, क्यों, क्योंकि इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ एंड एंडेड बाय लॉ। मतलब इस ऐसा बंदा है जो क्रिएट भी जिसने लॉ लॉ नहीं जिस मतलब क्रिएट भी उसको लॉ नहीं किया है और उसको ख़त्म भी लॉ ही कर सकता है, यानी लॉ के लीगल प्रोसीडिंग्स के थ्रू ही कंपनी ख़त्म हो सकती है, बंद हो सकती है। ठीक है, अब देखो इट कैन नॉट साइन द कॉन्ट्रैक्ट्स, ह्यूमंस की तरह वो खुद साइन तो नहीं कर सकता, लेकिन देखो फिर भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसकी खुद की क्या होती है, कॉमन सील होता है ना, सेपरेट कॉमन सील स्टैम्प जो कंपनी की होती है, तो एक तरह से उसका साइन ही है वो। ठीक है, और इसको अगेन पर्सन क्यों बोला, बिकॉज लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि जैसे कोई बंदा मैं हूँ, मेरे को किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है, पूरा बिजनेस लॉज में पढ़ाया था, तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट में बंदा भी एंटर हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, इसलिए कंपनी भी एक पर्सन ही है। क्यों, क्योंकि इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। जैसे इवन प्रॉपर्टी जो है वो बंदा अपने नाम पे खरीद बेच सकता है, इसी तरीके से कंपनी अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज कर सकती है। इसके अलावा थर्ड एक आता है सेपरेट लीगल एंटिटी, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, इसके बाद में बाकी फीचर्स जो है पहले वो बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने बहुत डिटेल में बताना है, क्योंकि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ ये क्या हो गया, फोर्थ जो है फीचर मैं उस पर आ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम बाकी करेंगे। देखो परपेचुअल सक्सेशन है आपका फोर्थ फीचर। फोर्थ परपेचुअल सक्सेशन का मतलब कि कंपनी एक ऐसी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैंने पहले बोला सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, यानी कि उस कंपनी में के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस अलग है, कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है। ठीक है, तो अब जो मेंबर्स हैं उनका आना उनका जाना, यानी मेंबर कोई आ रहा है मेंबर कोई जा रहा है, उससे इस कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, वो वाला सीन है यहाँ पे। ठीक है, यानी इट इज़ टोटली अनअफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ एनी मेंबर और डायरेक्टर, यानी किसी मेंबर या डेथ का, अगर डायरेक्टर का डेथ हो जाता है तो कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी कैसे, मैंने बोला ना, उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब कि कंटिन्यू हो जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, इस परपेचुअल वर्ड का मतलब। तो इसी तरीके से इसलिए बोलते हैं इसको कि जो कंपनी है वो फॉरएवर चलती ही रहती है, चलती रहती है, परपेचुअल सक्सेशन की, कोई आएगा जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी आगे अपनी चलती रहेगी। ठीक है, इसके बाद लिखे कंपनी कैन बी कंपेयर्ड टू फ्लोइंग रिवर वाटर वेयर फ्लो कीप्स चेंजिंग बट रिवर कंटिन्यूज टू फ्लो। Moreover, the provision of transfer and transmission of shares has helped in keeping the characteristics of perpetual succession, है ना, कि कंपनी के जो शेयर्स हैं कोई भी ट्रांसफर ट्रांसमिशन, ये भी हम बाद में प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। बट इतना समझ लो कि जैसे शेयर्स का खरीद बेच होता रहता है तो कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कंपनी के शेयर्स इसके पास हैं, आज किसी कल उसके पास हैं, परसों उसके पास हैं, तो वो शेयर्स इधर उधर होते रहते हैं, कंपनी अपना चलती रहती है, बिकॉज आज शेयर मेरे पास है नहीं तो कल किसी और के पास हो जाएगा, है ना, उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, एक और फीचर आता है कॉमन सील का। कॉमन सील यही मैंने बोला स्टैम्प जो है, कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो साइन तो खुद नहीं कर सकती, लेकिन अपने नाम पे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करने हैं या कोई डॉक्यूमेंट पे कंपनी की स्टैम्प चाहिए, साइन चाहिए, तो वो उस कंपनी की कॉमन सील यूज़ होगी उस टाइम पे एंड वो वहाँ पे लगेगी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है वहाँ पे, एवरी कंपनी हैज़ अ सेपरेट कॉमन सील विद द नेम ऑफ कंपनी engraved ऑन इट and any document which bears the seal of the company and is signed by at least 2 directors make that document as a liability of the company। ठीक है, अब देखो कॉमन सील को वैसे ऑप्शनल कर दिया गया है कि कंपनी चाहे तो हो सकती है उसकी कॉमन सील, चाहे तो नहीं हो सकती, बट वैसे ये है कि हाँ अगर प्रॉपर एक कंपनी की सील लगी है किसी चीज़ पे और 2 डायरेक्टर्स ने एटलीस्ट उस पर साइन भी कर रखा है तो वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट लीगल बन जाता है कि अब आपकी लाइबिलिटी है अगर आप ये डॉक्यूमेंट वाली चीज़ नहीं करोगे तो। ठीक है, मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, इसके बाद एक और फीचर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी का। देखो देखो कंपनी का बेसिक फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसे हमने बाकी जो नॉर्मल बाकी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करी हैं उसमें और इसमें फ़र्क यही है ना कि उसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती थी,
ठीक है, कि आपका अगर बिजनेस जो है इंसॉल्वेंसी पे आप चले जाते हो तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी जो है कोर्ट उस पर हाथ मार सकता है अपने एसेट्स लाइबिलिटीज़ का वो मैच करने के लिए, लाइबिलिटीज़ पूरे करने के लिए आपके पर्सनल एसेट्स का यूज़ हो सकता है। बट कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी इज़ लिमिटेड लाइबिलिटी नेचर की, यानी कि जो लाइबिलिटी है इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड। जैसे मैंने बोला ना, कंपनी की एग्जिस्टेंस सेपरेट है फ्रॉम दी मेंबर्स, तो आप मेंबर्स के उस तक नहीं जा सकते पर्सनल प्रॉपर्टी पे। कंपनी की अगर एसेट्स पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं, ठीक है, नहीं मिलेंगे, फिर लाइबिलिटी पूरी नहीं होगी, बात खत्म। बट फिर भी इसके तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। इट कैन बी लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड में भी दो होती हैं, एक होता है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, तो ये हो गया लिमिटेड वाली और ये होगी अनलिमिटेड कंपनी। कुछ रेयर केसेस में अनलिमिटेड हो सकती है ना, कि बहुत रेयर केस है जहाँ पे मेंबर्स की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली केस में क्या होता है, लिमिटेड होती है, इसीलिए कंपनी का बेसिक फीचर यही बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। अब ये लिमिटेड समझो कि दो तरीके से कैसे हो सकती है। एक तो हो गया लिमिटेड बाय शेयर्स। ये इसका मतलब ये है कि मान लो 10 पर शेयर, 10 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस चल रहा है, एंड जो मेंबर्स हैं उनसे वो कॉल मनी मंगवाते हैं, पहले 2 रुपये मंगाए, 3 रुपये मंगाए, ऐसे जो होता है 3 रुपये मंगाए, 2 रुपये मंगाए, 2 रुपये मंगाए, तो 3, 4, 5, 6, 7 रुपीज़ मंगवा रखे हैं। 3 रुपीज़ अभी नहीं मंगवाए, यानी 3 रुपीज़ क्या है, अनपेड हैं अभी। तो ये जो अनपेड अमाउंट है, मान लो कंपनी को कभी लाइबिलिटी कोई ऐसी अराइज हो जाती है जिसकी पेमेंट करनी है और कंपनी के पास एसेट्स नहीं बचे हैं, तो वो अमाउंट जो 3 रुपया अनपेड है ना, जो अभी लोगों से 3-3 रुपया लेना है, वो अमाउंट यूज़ हो सकता है, उसके बाहर यूज़ नहीं हो सकता। मतलब आप सब मेंबर्स को बोल सकते हो कि भैया अपने 3 रुपये जो देने ही थे, 10 रुपये का शेयर था ना, तो 3 रुपये तो देने ही थे आपने, तो अब लाइबिलिटी अराइज हो गई है तो हमें 3 रुपये की ज़रूरत है, तो आप 3 रुपये दे दो जो देने ही थे। मतलब जो देना ही था वही है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड तो अभी भी नहीं हुई क्योंकि 3 के अलावा आप नहीं मांग सकते। तो लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब जो अमाउंट अनपेड है ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय द मेंबर्स, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो शेयर्स हैं उसका कुछ अमाउंट अनपेड होता है, वो अनपेड अमाउंट तक की लाइबिलिटी जो है वो है पूरी कंपनी की लाइबिलिटी, कि हाँ लिमिटेड लाइबिलिटी है, लिमिटेड टू द अमाउंट जो कि अभी अनपेड है, क्योंकि उसके बाहर आप नहीं मंगा सकते हो कोई भी अमाउंट। ठीक है, एक होता है लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें होता है कि जो कुछ मेंबर्स हैं वो खुद ही गारंटी देते हैं कि हम इस कंपनी की लाइबिलिटी की गारंटी ले रहे हैं, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तो उन लिमिटेड बाय गारंटी वाले मेंबर्स की लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। यानी कि इसमें लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम। कुछ अमाउंट की गारंटी देते हैं वो, कि मान लो मैं गारंटी दे रहा हूँ 10,000 रुपये की, कोई और है वो 20,000 रुपये की गारंटी दे रहे हैं, तो वो बाद में जब वाइंडिंग अप के टाइम में आएगा तो वो 10,000 20,000 अमाउंट तब आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। मतलब मेरी लाइबिलिटी 10,000 की अराइज तब होगी जब वाइंडिंग अप होगी। तो दिस इज ऑल्सो कंपनी लिमिटेड, यानी लाइबिलिटी लिमिटेड हुई बाय गारंटी, क्योंकि गारंटी कर रखी थी मैंने पहले से। ठीक है, तो नॉर्मली तो जैसे हम बातचीत करते हैं कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी, वो यही है लिमिटेड बाय शेयर्स। बट अगेन लिमिटेड बाय गारंटी भी होता है, क्योंकि कुछ मेंबर्स गारंटी कर सकते हैं ना कि हाँ मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वाइंडिंग अप के टाइम में 10,000 सीधा मेरा अमाउंट है, मेरे से और कुछ मत मांगो, मान लो, ऐसे भी बोल सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, दैट इज़ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। देखो सेक्शन 44 है कंपनीज एक्ट का, उसमें ये प्रोविज़न है कि जो भी कंपनीज के शेयर्स होंगे वो आप एक बंदा दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो अगेन कंपनीज एक्ट में लिखा है, और हर कंपनी का अलग प्रोसीजर हो सकता है एज़ पर कि उसने क्या मेंशन कर रखा है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो उसके हिसाब से जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर पूरा करके मैं अपना शेयर किसी और को दे सकता हूँ, किसी और का शेयर मैं खरीद भी सकता हूँ। ठीक है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये है पब्लिक कंपनी के शेयर्स की। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल हैं बट उस पर कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्राइवेट और पब्लिक दोनों की ट्रांसफरेबल है, बट प्राइवेट वाले में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं बस। ठीक है, अब आ जाओ आप फर्स्ट जो मैंने छुड़वाया था एक फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रॉपर क्वेश्चन बनता है सेपरेट लीगल एंटिटी पे, तो इसलिए मैं इसको अलग से कराना चाहता था। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब तो मैं बता चुका हूँ कि इसको बेड रॉक बोलते हैं, कंपनी लॉ का बेड रॉक है, यानी सारी चीज़ें इसी से लेके आ रही हैं कि कंपनी की एक एग्जिस्टेंस है जो कि उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स से अलग है, यानी कि उसकी एंटिटी एक प्रॉपर अलग एंटिटी है। सो जैसे ही कंपनी को COI मिलता है उसको उसका बर्थ जो है आर्टिफिशियल पर्सन का बर्थ हो जाता है, जिसमें जो उसको सेपरेट लीगल एंटिटी दे देता है। ठीक है, अब ये सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जो है कुछ पॉइंट्स में बता रखा है। पहला, कंपनी कैन सू और बी सूड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब कंपनी
मैं कंपनी पे केस कर सकता हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी इंसान पे केस कर रहा हूँ उस कंपनी के, नहीं, मैं कंपनी पे केस कर रहा हूँ। यानी कि मैं अगर मान लो ए लिमिटेड कंपनी है जिसमें ए उसका मेन हेड सीईओ है, ठीक है, तो मैं ए पे केस कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है, मैं ए लिमिटेड पे केस कर रहा हूँ वो अलग चीज़ है। तो ये क्यों है? क्योंकि ए लिमिटेड की अलग एग्जिस्टेंस है, ए की एग्जिस्टेंस अलग है, ठीक है। तो यानी ए लिमिटेड किसी पे केस कर सकता है अपने नाम पे, और केस उस पे हो भी सकता है उसके नाम पे कि ए लिमिटेड पे केस हुआ है, कंपनी पे केस हुआ है, समझ रहे हो। इसके अलावा जो कंपनी एसेट्स वगैरह खरीदते हैं वो अपने खुद के नाम पे खरीद बेच सकती है ना, कि मेरी एसेट है वो कंपनी के नाम पे खरीदी जाएगी, उस कंपनी के ओनर या डायरेक्टर पे खरीदी जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो एसेट्स एंड प्रॉपर्टी बिलोंग ओनली टू द कंपनी, जो कंपनी की एसेट है वो सिर्फ कंपनी की है। नो बडी इज़ द ओनर ऑफ एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, यानी कोई ये नहीं बोल सकता, जैसे सीईओ किसी कंपनी का ये नहीं बोल सकता कि ये एसेट मेरी है, वो एसेट उसकी नहीं है, वो कंपनी की है, क्योंकि कंपनी अलग है, वो खुद अलग है, ठीक है। नो वन हैज़ एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी, इस पे भी प्रॉपर केस आएगा कि क्यों बोलते हैं नो वन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी, जब केस आएगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी आर द क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी अलोन, दे कैन नॉट प्रोसीड डायरेक्टली अगेंस्ट द मेंबर्स और डायरेक्टर्स फॉर देयर क्लेम्स। मान लो ए लिमिटेड जो है उस ने किसी को, मतलब उसने किसी बी लिमिटेड से गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, ठीक है। तो बी लिमिटेड क्या है, ए लिमिटेड का एक क्रेडिटर है। अब ये बी लिमिटेड क्रेडिटर जो है वो ए लिमिटेड का है, ये लाइबिलिटी आप ये नहीं बोल सकते कि क्रेडिटर्स बोले ए लिमिटेड ने मेरे को पैसे नहीं दिए वापस मेरे गुड्स के, तो मैं ए लिमिटेड के ओनर पे केस कर देता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इन मैथमेटिकल टर्म्स कंपनी इज इक्वल टू एन प्लस आई, यानी कंपनी एक ओवरऑल एग्जिस्टेंस जो है उसका मतलब एन प्लस आई है। एन यानी कि जितने मेंबर्स हैं, और आई यानी कंपनी खुद। ये प्रॉपर ये बता ही ये रही है ना कि कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है, मेंबर्स की एग्जिस्टेंस अलग है, कि एन यानी कंपनी, आई यानी वो, सॉरी, एन यानी मेंबर्स, आई यानी वो कंपनी खुद। कंपनी खुद अलग है, मेंबर्स अलग है, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ देखो क्या लिखा है, इवन इफ द पर्सन इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, यानी कि अगर एक कंपनी के मान लो 51% शेयर्स ए के पास हैं, ए लिमिटेड कंपनी के 51% शेयर्स ए के पास हैं, फिर भी ए जो है वो कंपनी को ये नहीं बोल सकता कि वो मेरी कंपनी है, मैं कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है, कि क्योंकि मेरे पास ज़्यादा उसके शेयर्स हैं, नहीं, ए एक शेयर होल्डर ही है उस कंपनी का, ए उस कंपनी का ओनर नहीं है, क्योंकि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ओनर, ओनर यानी वो फ्रॉम दैट मेंबर जो खुद को बोल रहा है ओनर, बट वो ओनर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ समझो, सेपरेट लीगल एंटिटी के कुछ केसेस हैं। केसेस कैसे हैं कि क्या क्या केसेस जो हो रखे हैं ऑलरेडी कोर्ट ऑफ लॉ में, वो ये चीज़ को प्रूव करते हैं कि कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ये प्रूव करने वाले केसेस आप लिखोगे अगर आपसे प्रॉपर सेपरेट लीगल एंटिटी पे क्वेश्चन मांग रहा है, ठीक है। पहला केस जो है वो है सेलमन वर्सेस सेलमन एंड कंपनी लिमिटेड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसको आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है, करके जाना है प्रॉपर, बिकॉज ये केस किसी ना किसी फॉर्म में वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो पहले समझ लो कि क्या है। सैलमन जो है वो एक लेदर मर्चेंट है, और उसका एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस था, मतलब वो अकेला ओनर था, सैलमन नाम का बंदा था। बिजनेस किस चीज़ का था? अगेन वो शू मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस चलाता था। अब उसने अपना खुद का बिजनेस, जो एक सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस था, वो अपना बिजनेस बेच दिया एक कंपनी को, जिस कंपनी का नाम सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड था। सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड में कौन था? वो खुद ही था, उसकी वाइफ थी, उसकी डॉटर थी, और उसके 4 बच्चे, 4 सन्स यानी थे, ठीक है। तो अब ये वो खुद, उसकी वाइफ, उसका एक लड़की और 4 लड़के, तो 4 5 6 7 लोगों की वो कंपनी थी। उसने अपना सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस उस कंपनी में बेच दिया, कंपनी को बेच दिया। कितने में बेचा? 40,000 पाउंड्स में बेचा, ठीक है। ये फिगर्स याद रखनी है, बिकॉज कुछ कुछ केसेस में आएंगी, मैं बता दूंगा जिसमें याद रखनी है, तो ये वो केस है जिसमें याद रखनी है, ठीक है। तो देखो 40,000 पाउंड, सॉरी 40,000 पाउंड्स के कंसिडरेशन के लिए वो बिजनेस जो है वो बेचा गया। अब वो 40,000 पाउंड्स कैसे पे करेगा? मतलब मान लो मैं किसी चीज़ को कुछ बेचता हूँ, तो अगेन मेरे को पैसा मिलता है ना, तो वो 40,000 पाउंड्स कैसे पे होना था? कंपनी पे करती है ना वो 40,000 पाउंड्स, क्योंकि कंपनी खरीद रही है उस बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटर वाले, तो कंपनी विल पे बाय अलॉटिंग जो सैलमन है उसको 20,000 फुली पेड शेयर्स ऑफ 1 पाउंड ईच, 20,000 रुपये ये हो गए। 10,000 पाउंड्स डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी,
ये बाद में बताऊंगा क्या इसका सिग्निफिकेंस है, बट याद रख लो एक बार, 10,000 पाउंड्स डिबेंचर्स जिनका फ्लोटिंग चार्ज था ओवर द एसेट्स ओवर द कंपनी, और 10,000 पाउंड्स कैश में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं दोबारा बताता हूँ, 40,000 पाउंड्स में, पूरी कहानी समझो, बहुत डिटेल में, बहुत शांति से धैर्य से समझा रहा हूँ तो समझ लो। 40,000 पाउंड्स में क्या हुआ, सैलमन का बिजनेस जो है, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस, वो सेल हुआ कंपनी को। कंपनी कौन सी, उसी की कंपनी जिसमें 7 लोग थे, वो खुद, उसकी वाइफ, 4 बच्चे, 4 लड़के और 1 लड़की। ठीक है, तो ये 40,000 पाउंड में हुआ, तो कंपनी को सेल हुआ है, तो कंपनी परचेज कर रही है वो बिजनेस, तो कंपनी पैसे देगी। तो कंपनी पैसे कैसे देगी, सैलमन को 20,000 तो फुली पेड शेयर्स 1 पाउंड ईच के दिए, तो 20,000 पाउंड इसके हो गए, 10,000 पाउंड्स कैश के, और 10,000 पाउंड्स डिबेंचर्स के। ठीक है, ये कैश, ये शेयर्स, और ये डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स जिनका एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज था। सैलमन जो है वो क्या बन गया, एक सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर बन गया उस कंपनी का। यानी कि अगर वो डिबेंचर की पेमेंट नहीं हुई तो तो क्या हो जाएगा, उस कंपनी के एसेट्स बेच दिए जाएंगे उस कंपनी का, मतलब वो डिबेंचर्स की भरपाई करने के लिए, कि डिबेंचर होल्डर को पैसे देने होते हैं ना, तो वो पैसे जो देने होते हैं, इफ इट हैज़ अ फ्लोटिंग चार्ज ओवर द एसेट्स, तो एसेट्स भी लिए जा सकते हैं उस डिबेंचर की पेमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो सिक्योर डिबेंचर होल्डर का ये मतलब है कि सिक्योर है वो, कि कुछ भी हो जाए उसको पैसा मिल जाएगा, कुछ भी हो जाए पैसा तो मिलेगा उसको वापस। तो सैलमन जो है वो क्या बन गया, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर बन गया कंपनी का। अब बाकी सारे जो मेंबर्स थे उन्होंने एक एक शेयर लिया सिर्फ। ठीक है, मतलब मेजर सारे शेयर्स जो हैं वो सैलमन के पास ही गए, बाकी सिर्फ एक एक शेयर लिया बाकी मेंबर्स ने, जस्ट फॉर्मेलिटी के नाम पे ले लिया है ना, जस्ट टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने एक एक शेयर ले लिया। मिस्टर सैलमन बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड होल्डिंग मेजॉरिटी शेयर्स ऑब्वियसली। ठीक है, अब 1 साल बाद क्या हुआ, कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई। अब इंसॉल्वेंट हो गई तो वाइंडिंग अप का प्रोसेस शुरू हो जाता है। वाइंडिंग अप का प्रोसेस जब शुरू होगा तो अगेन, मैंने, अगर आपने पढ़ रखा हो डिसोल्यूशन और वाइंडिंग अप कैसे होती है, तो उस कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो सामने आती है कि क्या पोजीशन है बैलेंस शीट की। तो पोजीशन क्या थी देखो, एसेट्स 6,000, और वो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर लाइबिलिटीज़ में तो वही आएगा ना, डिबेंचर होल्डर वो तो था ही 10,000 का, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बाकी कितने के थे, 7,000 के थे। अब देखो, क्रेडिटर्स नॉर्मली क्या हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, डिबेंचर होल्डर भी वैसे तो अनसिक्योर हो सकता है, बट यहाँ पे वो सिक्योर डिबेंचर होल्डर था सैलमन। तो यहाँ पे देखो क्या, एसेट्स तो कम पड़ गए। अब ये 6,000 की पेमेंट मुझे ये बताओ कि ये इसको देने के लिए होगी पूरी, 6,000 इनको मिलेगा या 6,000 इनको मिलेगा, एक को ही मिल सकता है, लाइबिलिटी लिमिटेड है। तो क्या होगा, तो बताओ यहाँ पे क्या हुआ, एसेट्स जो है, टोटल लाइबिलिटी 17 की थी, है ना, रुको एक मिनट, टोटल लाइबिलिटी 17 की थी। ठीक है, एसेट्स जो है 6 के थे, तो 11,000 जो है वो शॉर्ट पड़ रहे थे पैसे। अब जो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे उन्होंने बोला कि चाहे हम अनसिक्योर्ड हैं, लिखित में तो है ना हम अनसिक्योर्ड, लेकिन फिर भी वो 6,000 वो खुद ही को थोड़ी दे देगा, उसी की कंपनी है, उसी को लाइबिलिटी देनी है, और वो खुद ही को पे करके बोलेगा कि मेरी लाइबिलिटी पूरी हो गई, तो ऐसा तो गलत है। तो उसको किसको मिलना चाहिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलना चाहिए। वो ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स बोल रहे थे कि भैया ये क्लेम जो है 7,000 का, ये 6,000 रुपये पहले इसको भरने के लिए होने चाहिए। हाँ, चाहे चाहे टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि वो तो अनसिक्योर्ड है, बट उन्होंने बोला कि वो तो बनता तो खुद ही है, सैलमन की कंपनी है, सैलमन ही वो है खुद। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सैलमन एंड कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है, सैलमन की खुद बंदे की एग्जिस्टेंस अलग है। तो ये 6,000 पैसे जो रुपए हैं, पाउंड्स में है वैसे तो, ये जाएंगे इसके पास और फिर ख़त्म हो जाएगा, इनको कुछ नहीं मिलेगा। ये होगा, क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, यानी कि जो क्रेडिटर्स बोल रहे थे ना कि भाई वो उसमें और उसमें फ़र्क क्या है, उसी की कंपनी है, वही खुद ही क्रेडिटर बना हुआ है, डिबेंचर होल्डर, तो उसमें तो गलत बात है। बट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ने ये बोला, देखो आगे आया डिसीजन ऑफ द कोर्ट। व्हाट इज़ द डिसीजन ऑफ कोर्ट, कि सैलमन एंड कंपनी इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम मिस्टर सैलमन, बिकॉज उस कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है खुद की। तो पहले सैलमन विल बी पेड आउट ऑफ द एसेट्स बिकॉज वो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर था। सिक्योर्ड क्यों था, क्योंकि मैंने बताया था आपको शुरू में, वो क्या था, इट हैड फ्लोटिंग चार्ज ओवर दी एसेट्स, जिसका मतलब ये होता है कि पहले एसेट्स उससे यूज़ होंगे, सिक्योर है पूरी तरीके से, कुछ भी हो जाए उसकी तो पेमेंट होनी है ना। तो
बिकॉज ही वॉज द सिक्योर डिवेंचर होल्डर, तो पहले पेमेंट सैलमन को हुई, सैलमन की कंपनी ने पहले सैलमन को पेमेंट करी, बट इट इज़ राइट बिकॉज कोर्ट ने बोला कि उसकी एंटिटी अलग है सैलमन की फ्रॉम दी सैलमन एंड कंपनी। ठीक है, ये केस था प्रॉपर, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, लाइक पूरा क्रक्स बताता है ना ये कि क्या है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसलिए। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ पे आ जाओ, एक होता है अब्दुल हक वर्सेस दासमाल। इस केस में क्या होता है, देखो ये नाम शुरू शुरू में थोड़े अटपटे लगेंगे, मेरे को भी लगते थे जब मैंने पढ़े थे, एक दो बार पढ़ोगे नाम अपने आप मुंह पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सैलमन एंड सैलमन का केस हुआ, एक अब्दुल हक वर्सेस दासमाल का केस हुआ। इसमें क्या था, एक कंपनी थी, ठीक है, उसमें एक एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय को कुछ महीने से सैलरी ही नहीं मिल रही थी, तो उसने क्या किया, उस कंपनी के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी पे केस कर दिया कि भैया मेरे को सैलरी नहीं मिल रही। कोर्ट ने बोला कि भाई तू नहीं मिलेगा तेरे को ऐसे, क्योंकि तूने गलत बंदे पे केस किया है, तेरे को केस कंपनी पे करने चाहिए था, तूने केस कंपनी के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी पे कर दिया, जो कि गलत है बिकॉज कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है, तुझे सैलरी कंपनी से मिलती है ना कि उसके डायरेक्टर और सेक्रेटरी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ कि कोर्ट ने ये बोला कि एम्प्लॉय शुड हैव फाइल्ड अ केस इन द नेम ऑफ कंपनी to recover the amount because company is a separate legal entity and the liability to pay salary is of the company not of the director या secretary। ठीक है, ये हो गया दूसरा केस। तीसरा केस आता है मकौरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या होता है, मकौरा एक बंदा है, वो किसी एक टिम्बर कंपनी, टिम्बर समझते हो ना, उस टिम्बर कंपनी का एक मैनेजिंग डायरेक्टर था। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर के होने के साथ साथ उस कंपनी का क्रेडिटर भी वही था। ठीक है, मतलब वही बंदा उसका डायरेक्टर है और क्रेडिटर भी वही है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या करा, टिम्बर कंपनी थी तो टिम्बर को इंश्योरेंस कराते हैं, है ना, कि मान लो कोई नुकसान हो जाए टिम्बर का, तो उसलिए जो है टिम्बर का पहले से इंश्योरेंस करा के रखते हैं। तो अब क्या हुआ, उसने टिम्बर का इंश्योरेंस तो कराया, लेकिन वो अपने पर्सनल नाम पे उसने इंश्योरेंस करा रखा था कि मान लो कुछ हो जाता है तो पैसा उसको मिलेगा ना कि कंपनी को, है ना, तो कंपनी के नाम पे कराना चाहिए था। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो टिम्बर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया बाय फायर। तो केस हुआ, केस फाइल हुआ इंश्योरेंस कंपनी पे कि भैया पैसे दो मेरे को। तो इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि भाई ये जो तूने इंश्योरेंस कराया ये अपने पर्सनल नाम पे कराया, अब हम तेरे को पेमेंट नहीं करेंगे बिकॉज वो टिम्बर जो है वो एक्चुअल में कंपनी की प्रॉपर्टी है, तेरी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब मकौरा की प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी की प्रॉपर्टी है, और इंश्योरेंस तूने अपने नाम पे करा रखे है, जो कि गलत है। तो कंपनी का लॉस हुआ है तो हम कंपनी के नाम पे होता तो इंश्योरेंस दे देते, उसका रिकवरी दे देते, बट अब नहीं देंगे बिकॉज कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है और तेरी एग्जिस्टेंस अलग है। मतलब मक्योरा की एग्जिस्टेंस अलग थी और वो जिस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था उस कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज टू पे एनीथिंग, इट वाज करेक्ट बिकॉज कोर्ट सेड दैट द टिम्बर इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, it should be insured in the name of company because company is a separate legal entity different from Mr. Makora. This means no person has insurable interest in the company। ये जो लाइन ऊपर मैंने बताई थी अभी पिछले उसमें, कहाँ, ये देखो, नो वन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द कंपनी, ये लाइन इसीलिए मैंने बोला था कि बाद में कराता हूँ बिकॉज ये केस आना था कि कोई भी मेंबर ये नहीं बोल सकता कि मेरा कंपनी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे होना चाहिए, उस पर्टिकुलर मेंबर के, या कोई चाहे वो डायरेक्टर है चाहे मेंबर है कुछ भी, उसके नाम पे वो नहीं हो सकता। ठीक है, सो नो पर्सन हैज़ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दी कंपनी। ठीक है, ये फाउंडेशन है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है ना चीज़ों को, क्योंकि मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ बिकॉज इट्स रियली द फाउंडेशन ऑफ योर कंपनी लॉ। अगर ये स्ट्रांग होगा तो सारे चैप्टर्स बिल्कुल मिनटों में हो जाएंगे बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, बट ये अच्छे से समझ लो। ठीक है, इसके अलावा एक और केस आता है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग कंपनी। इसमें क्या था, देखो जो ली एयर फार्मिंग कंपनी लिमिटेड है इसके टोटल 30,000 शेयर्स थे, जिसमें से 2999 शेयर्स जो है वो मिस्टर ली के पास थे, एक शेयर जो है वो उसकी वाइफ के पास था, है ना, मतलब मेजर शेयर उसने रखे एक भाई जैसे है ना कि लीगल उस ऑब्लिगेशन के लिए, एक शेयर उसने अपनी वाइफ को दे रखा था। अब ये तो एयर फार्मिंग कंपनी थी, तो ये मिस्टर ली जो है इस कंपनी का चीफ पायलट भी था। अब वो एक एयर क्रैश में उसकी डेथ हो गई, तो अब उसकी वाइफ आई वहाँ पे, उसकी वाइफ ने क्लेम किया कंपनसेशन कंपनी से, है ना, कि भाई मेरे को दो कंपनसेशन, बट क्योंकि उसने बोला कि क्योंकि मैं शेयर होल्डर तो हूँ ना, मैं भी चाहे एक शेयर है मेरे पास, बट मुझे मिलना चाहिए वो कंपनसेशन, लेकिन कंपनी ने रिफ्यूज़ कर दिया कि हम कुछ भी नहीं देंगे। उस कंपनी ने बोला कि भाई ली की तो कंपनी थी और ली ही मर गए, तो अब क्या, आपको तो कुछ मिल नहीं सकता बिकॉज जिसकी कंपनी थी वही चला गया। बट कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि पूरा कंपनसेशन मिलेगा मिसेस ली को बिकॉज कंपनी इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी जो कि मिस्टर ली से अलग है। चाहे मिस्टर ली की डेथ हो गई, इसका यह मतलब नहीं है कि कंपनी की डेथ हो गई, कंपनी अभी भी चल रही,
है ना। ऑल्सो यहाँ पे एक चीज़ थी कि जो मिस्टर ली है ही वॉज इंश्योर्ड, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर उसका इंश्योरेंस भी हो रखा था, तो इसलिए भी, प्लस वैसे भी उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी तो है ही उसकी वाइफ की, तो इसलिए कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है, इसलिए कंपनी अभी भी चलती है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ समवन जिसके पास 2999 शेयर्स थे, है ना, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद एक और केस पे आ जाओ। ये केस है बच्चा एफ गुजदार वर्सेस सीआईटी बॉम्बे। इस केस में क्या हुआ था देखो, एक इनकम टैक्स जो पता होता है आपको, इनकम टैक्स आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा ना मेरे ख्याल, अगले से अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे आप शायद। देखो उस टाइम पे जब ये केस हुआ था, उस टाइम पे जब इनकम टैक्स के जो रूल्स थे वो इस तरीके के थे कि एग्रीकल्चर इनकम कोई भी होती थी उस पर कोई भी तरीके का टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती थी, मतलब उस पर टैक्स इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो एक टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जिसका बच्चा गुजदार नाम का एक बंदा या बंदी, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, सॉरी, वो एक शेयर होल्डर, बच्चा गुजदार वॉज द शेयर होल्डर ऑफ दैट टी होल्डिंग कंपनी, टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो वहाँ पे जो टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती थी उसकी जो एग्रीकल्चरल इनकम थी वो 60% थी, ठीक है, और बाकी जो है वो टी के मैन्युफैक्चरिंग से जो आती थी वो 40% थी। ये वाली 60% जैसे कि एग्रीकल्चरल मैंने अभी आपको बताया कि वो तो एग्जेम्प्ट हो जाती थी, और 40% थी ये एग्जेम्प्ट जो है ये नहीं होती थी, एग्जेम्प्ट नहीं थी, मतलब इस पर टैक्स लगता था, है ना, इट वॉज टैक्सेबल। तो जो बच्चा गुजदार है उसको जब डिविडेंड मिला, अपने शेयर्स पे डिविडेंड मिलता है ना, तो अब जब डिविडेंड मिल रहा है उसने बोला कि मेरी डिविडेंड पे भी 60% जो है उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, बिकॉज वो तो एग्रीकल्चरल इनकम से आ रखा है, और मेरी इनकम का सिर्फ 40% पे टैक्स लगाओ, क्योंकि वो है जो एग्जेम्प्ट नहीं है, बाकी तो 40 60 60% तो एग्रीकल्चरल इनकम से आया डिविडेंड भी। तो कोर्ट ने बेसिकली ये बोला कि वो डिविडेंड इनकम है जो वो आपकी है, वो कंपनी की इनकम अलग है, आपकी इनकम अलग है, टैक्सेबल है और नहीं है वो क्वेश्चन जो है ना, 60% एग्रीकल्चर 40% नॉन एग्रीकल्चर, वो कंपनी की इनकम पे एप्लीकेबल है, आपकी इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है, आपकी एग्जिस्टेंस अलग है। तो कंपनी की इनकम पे ये सब रूल अप्लाई हो रहा है, आपकी इनकम पे ये नहीं होगा, आपकी पूरी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ वॉट, सेपरेट लीगल एंटिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, बाकी ये 6 7 केस है, बट दिस इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। मेन 5 केस, 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो ये ही 5 मेन केस हैं, यही आपको याद रखने हैं मेन। बाकी आई होप समझ में आया होगा। अभी मैं सिर्फ देखो, एक चाहे आपको लग रहा होगा कि एक ही क्वेश्चन किया है, बट आपने बहुत मेजर टॉपिक अभी कर लिया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद हम ये भी फीचर्स मैंने आपको बता दिए, इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चंस, सो वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अगर समझ में आ गया है सो आई रियली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड कुछ भी कमेंट कर देना ऑन द वीडियो, लाइक एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग यू कैन कमेंट, इट विल जस्ट हेल्प द एल्गोरिथम। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।